आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से ना हम सब के दिमाग में एक बात बिल्कुल गहराई तक बैठा दी जाती है कि बस खूब कड़ा परिश्रम करो, पसीना बहाओ और दौलत खुद ब खुद चलकर आएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज हम इसी पुरानी और गहरी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। हम प्राचीन भारतीय ज्ञान और आज की मॉडर्न रणनीतियों को मिलाकर ये देखेंगे कि असली दौलत सिर्फ पसीने से नहीं, बल्कि सही सोच और सिस्टम बनाने से कैसे पैदा होती है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा विषय है जो काम करने के पूरे नजरिए को पलट कर रख देगा। जरा तर्क के साथ इस बात पर विचार किया जाए। समाज हमेशा कहता है खूब मेहनत करो और अमीर बन जाओ, पर अगर महज शारीरिक मेहनत करने से ही पैसा आता तो जो लोग दिन के 12-12 घंटे फैक्ट्रियों में खड़े रहते हैं या कड़ी धूप में काम करते हैं, उन्हें तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होना चाहिए था, है ना? लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। दौलत पसीने से नहीं, इंसान के फैसलों से पैदा होती है, और फैसले शरीर नहीं बल्कि हमारा दिमाग लेता है। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मेहनत का सबसे बड़ा भ्रम, फिर चलेंगे चाणक्य के धन दर्शन पर, उसके बाद देखेंगे दौलत भगाने वाली कमियां, फिर आधुनिक युग का लेवरेज और आखिर में अमीर बनने की नीति। भाग 1, मेहनत का सबसे बड़ा भ्रम। ये जो आजकल का हसल कल्चर है ना, आइए इस झूठ के पीछे की उस सच्चाई को समझते हैं। देखिए, एक तरफ वो इंसान है जो दिन के 12 घंटे लगातार शारीरिक मेहनत कर रहा है और पूरी तरह थक हार कर सो जाता है। दूसरी तरफ वो इंसान है जो रणनीतिक फैसले लेता है, एक बढ़िया सिस्टम बनाता है और तब जाकर सोता है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पहले वाले के पास महीने के अंत में एक तय सैलरी आती है, जबकि दूसरे के पास पैसा बहकर आता है। क्योंकि जब सिस्टम बनाने वाला आराम भी कर रहा होता है ना, तब भी उसका बनाया हुआ ढांचा उसके लिए दौलत पैदा कर रहा होता है। और यही बात हमें एक बहुत ही स्पष्ट सच्चाई की तरफ ले जाती है। जो लोग समाज में सिर्फ काम या नौकरी ढूंढते हैं, उन्हें केवल उनके दिए गए समय के बदले एक लिमिटेड रकम मिलती है। इसके विपरीत जो लोग आगे बढ़कर समस्याओं को ढूंढते हैं और उनका समाधान निकालते हैं, उन्हें उस वैल्यू की कीमत मिलती है जो वो प्रदान करते हैं। हमेशा याद रखिए, किसी बड़ी समस्या को हल करने की कीमत महज कहीं समय बिताने की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। भाग 2, चाणक्य का धन दर्शन। इन मॉडर्न उदाहरणों के बाद चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जिसने सदियों पहले ही दौलत और सही नीति के गहरे संबंध को समझा दिया था। एक बार गुरुकुल में एक युवा शिष्य ने चाणक्य से पूछा कि क्या लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना ही होगा? चाणक्य का जवाब बहुत ही कमाल का था। उन्होंने चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया। चाणक्य ने किसी बहुत शक्तिशाली या सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान योद्धा को सम्राट के रूप में नहीं चुना था, उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ परिश्रमी नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक सोच रखता था। बिना रणनीति के किया गया श्रम बिना नक्शे की यात्रा की तरह है। इंसान चलता तो बहुत है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए चाणक्य ने दीपक का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। सोचिए, एक दीपक में घी है, बाती है और अग्नि भी है, यानी मेहनत करने की सारी सामग्री मौजूद है। लेकिन अगर उसे तेज हवा के बिल्कुल सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा। केवल सामग्री का होना काफी नहीं है, दिशा का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाजार की विपरीत हवाएं बिना सही दिशा वाली मेहनत को पल भर में खत्म कर देती हैं। भाग 3, दौलत भगाने वाली कमियां। अब आते हैं उस चीज पर जो असल में इंसान को लगातार गरीब बनाए रखती है। एक बार चाणक्य के पास वर्धन नाम का एक बहुत परिश्रमी व्यापारी आया। उसने कहा कि वो मेहनत तो बहुत करता है, पर पैसा टिकता ही नहीं। तब चाणक्य ने उसे ये 3 मुख्य कमियां बताईं। पहला, अनियंत्रित खर्च, जो पैसा मिलते ही उसे विलासिता में बिना सोचे समझे बहा देता है, लक्ष्मी वहां नहीं टिकती। दूसरा, अस्थिर निर्णय, जो बार बार हिचकिचाता है और सोचने में समय गंवाता है, वो अवसर खो देता है। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण, आत्मशंका, जो मान लेता है कि वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, दौलत उसके दरवाजे से ही वापस मुड़ जाती है। दौलत साहस से डरती है और जहां कमजोर निर्णय होते हैं वहां से किनारा कर लेती है। भाग 4, आधुनिक युग का लेवरेज। चलिए अब देखते हैं कि प्राचीन काल का ये ज्ञान आज के मॉडर्न अर्थशास्त्र में कैसे काम करता है। आज की भाषा में इसे लेवरेज या स्केलेबिलिटी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक बार की गई मेहनत से हजारों गुना परिणाम पैदा करना। जैसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना या कोई ऐसा सिस्टम सेट करना जो लगातार काम करे।
एक पुअर माइंडसेट केवल स्थिरता चाहता है, जबकि एक रिच माइंडसेट हमेशा स्केलेबिलिटी की मांग करता है। क्योंकि दिन में समय केवल 24 घंटे ही रहता है, लेकिन एक सही सिस्टम 24 लाख तक की कमाई कर सकता है। कल्पना कीजिए 2 भाइयों की। एक भाई दिन भर अपनी दुकान पर बैठता है और कड़ी शारीरिक मेहनत करता है। दूसरा भाई उसी दुकान को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन ब्रांड बना देता है और सिस्टम सेट कर देता है। 5 साल बाद क्या होता है? पहला भाई आज भी हर सुबह वही शटर उठा रहा है और मेहनत कर रहा है, जबकि दूसरा भाई अपनी कई फ्रेंचाइजीज बेच रहा है। ये है हार्डवर्क और ब्रेन वर्क के बीच का असली और सबसे बड़ा अंतर। भाग 5 अमीर बनने की नीतियां। अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये वो 7 प्राचीन नीतियां हैं जो आज भी दौलत का एक पक्का ब्लूप्रिंट हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दौलत कमाने से पहले खुद पर कंट्रोल होना कितना जरूरी है। पहली नीति है दौलत को बुद्धि का दास बनाना, यानी सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग से मेहनत को दिशा देना। दूसरी नीति है आत्मनियंत्रण। जो इंसान पैसे के आने से पहले ही अपना संयम खो दे, वो इसे कभी स्थायी नहीं रख सकता। और तीसरी नीति, बिना सोचे समझे खर्च करने के बजाय पैसे को बचाने और उसे बढ़ाने पर फोकस करना। और बाकी की नीतियां तो मानो दौलत का पूरा विज्ञान ही समझा देती हैं। चौथी नीति, समय को सोने से भी ज्यादा मूल्यवान मानना। पांचवी, अपने बुद्धि और ज्ञान में निवेश करना। छठी, अवसरों को खुद आगे बढ़कर पकड़ना। और सातवीं बात सबसे अहम है, असली कला सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने घर की आर्थिक दीवारें इतनी मजबूत करना है कि दौलत वहीं रुके और कई गुना बढ़े। धन को रोकने और संभालने की कला ही सबसे बड़ी नीति है। चाणक्य ने भरी सभा में एक बहुत ही गहरी बात कही थी, धन उसकी ओर नहीं जाता जो सिर्फ उसे चाहता है, बल्कि उसकी ओर जाता है जो उसे समझता है। इसे ऐसे सोचिए, धन बिल्कुल पानी की तरह है। जहां उसे लालच मिलता है वो वहां ठहरता नहीं, वो वहीं रुकता है जहां विचारों की गहराई और शुद्धता होती है। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य सार क्या निकला? वो छिपा है इस अंतिम बदलाव या शिफ्ट में। शारीरिक मेहनत करने वाले एक मजदूर की मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकलकर स्थायी वैल्यू और सिस्टम्स का मालिक बनना। लक्ष्य ये होना चाहिए कि कोई भी इंसान सिर्फ ओवरटाइम या कुछ अतिरिक्त पैसों के लिए काम न करे, बल्कि ओनरशिप की मांग करे। ऐसा काम किया जाए जिसका असर लंबे समय तक रहे और जो लगातार वैल्यू पैदा करता रहे। और अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्या लोग महज जिंदा रहने के लिए बिना रुके काम किए जा रहे हैं, या फिर वे सक्रिय रूप से ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो उन्हें भविष्य में पूरी तरह आज़ाद कर देंगे? इस एक सवाल पर गहराई से सोचना ही किसी भी इंसान की आर्थिक आज़ादी की शुरुआत हो सकती है। उम्मीद है इस चर्चा ने धन और मेहनत को लेकर कुछ नए दरवाजे जरूर खोले होंगे। आज के लिए बस